अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किसी बीमारी की शुरुआत शरीर से नहीं बल्कि आपके दिमाग से हुई थी, तो आप शायद इसे झूठ कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, दर्द से पहले डर क्यों आता है? बीमारी से पहले बेचैनी क्यों शुरू हो जाती है? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या हमारा दिमाग चुपचाप हमें बीमार बनाना सीख चुका होता है? तो आज हम बात करने वाले हैं मन की शक्ति के बारे में। हमारे पास एक ऑडियो बुक के कुछ हिस्से हैं और इनकी शुरुआत ही एक ऐसे दावे से होती है जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है कि कोई भी बीमारी शरीर में नहीं, पहले हमारे मन में पैदा होती है। मतलब दर्द से पहले डर आता है। क्या वाकई इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल, और यही आज के हमारे विश्लेषण का मकसद है। इन स्रोतों का दावा है कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी माइंड बॉडी कनेक्शन की साइंस है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारी आदतों को कंट्रोल करता है, और क्या सच में हम अपनी भीतरी प्रोग्रामिंग को बदलकर अपनी सेहत, अपने रिश्ते और यहाँ तक कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी बदल सकते हैं। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। बार बार कहता है या महसूस करता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये दिमाग का शरीर को भेजा गया एक कमांड है, एक आदेश। सही कहा। यहाँ पे न्यूरोसाइंस के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की बात हो रही है। हमारा दिमाग शरीर के हर सेल से, मतलब हर कोशिका से जुड़ा हुआ है। जब दिमाग में डर या तनाव का सिग्नल जाता है तो वो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स शरीर को फाइट और फ्लाइट मोड में ले आते हैं, जिससे मसल्स सिकुड़ जाती हैं और शरीर की सारी ऊर्जा बाहरी खतरे से लड़ने में लग जाती है, न कि अंदरूनी मरम्मत या हीलिंग में। और इसके उलट, जब मन में भरोसा या शांति होती है तो शरीर में एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो रिकवरी को तेज करते हैं। मतलब ये कोई आध्यात्मिक या जादुई बात नहीं है, ये सीधी सीधी बॉडी केमिस्ट्री है। बिल्कुल। और इसी को समझाने के लिए स्रोत में 1975 की एक सच्ची कहानी का जिक्र है। अमेरिका में एक व्यक्ति को टर्मिनल कैंसर का पता चला और डॉक्टरों ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं। 6 महीने? ये सुनकर तो किसी की भी हिम्मत टूट जाएगी। जाहिर है, लेकिन उस व्यक्ति ने एक अलग ही फैसला किया। उसने कहा, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं इन 6 महीनों को डर और मौत के इंतजार में नहीं गुजारूंगा। उसने बीमारी के बारे में सोचना और बात करना ही बंद कर दिया। वो हर सुबह उठकर आंखें बंद करता और खुद को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने की कोशिश करता था। वो कल्पना करता कि वो दौड़ रहा है, अपने परिवार के साथ हंस रहा है और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हैरान करने वाला था। 6 महीने बीत गए, फिर 1 साल, फिर 2 साल। वो जिंदा था। जब उसने दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। उसकी रिपोर्ट्स में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्या किया, तो उसका जवाब बहुत सीधा था, मैंने बस ये मानना बंद कर दिया कि मैं एक बीमार इंसान हूं। लेकिन ये सुनना थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि इसकी सीमाएं क्या हैं? मतलब क्या कोई सिर्फ सोचकर टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है? कहां पर विश्वास की शक्ति खत्म होती है और मेडिकल साइंस की जरूरत शुरू होती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने का मामला नहीं था। ये प्लेसिबो इफेक्ट का एक शक्तिशाली उदाहरण है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है कि जब हमारा दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है तो शरीर उसी सच के हिसाब से अपनी केमिस्ट्री बदलने लगता है। उस व्यक्ति के मामले में विश्वास ने उसके शरीर की अपनी हीलिंग पावर को, कह सकते हैं, चालू कर दिया। उसने अपनी दिनचर्या बदली, तनाव कम किया और शायद खान-पान भी। विश्वास उस बदलाव का शुरुआती बिंदु था, पूरा इलाज नहीं। और नहीं, आप सिर्फ सोचकर टूटी हड्डी नहीं जोड़ सकते। ये मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली पूरक है जो शरीर के अंदर का माहौल ठीक करता है ताकि इलाज बेहतर तरीके से काम कर सके। मैं समझ गया। तो अगर हमारा विश्वास इतना शक्तिशाली है तो ये आता कहां से है? मतलब चेतन स्तर पर तो हम सब स्वस्थ और सफल होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे वैसे क्यों नहीं मिलते? यहीं पर बात हमारे अवचेतन मन
यानी सबकॉन्शियस माइंड की आती है। स्रोत के अनुसार हमारे 95% फैसले, आदतें और प्रतिक्रियाएं इसी अवचेतन मन से चलती हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क नहीं करता, सिर्फ दिए गए आदेशों और पहले से बनी प्रोग्रामिंग को ऑटो पायलट पर चलाता है। ऑटो पायलट मतलब जैसे प्लेन को उड़ाने वाला ऑटो पायलट? बिल्कुल वैसा ही। इसका काम है हमारी सीखी हुई आदतों और विश्वासों को अपने आप चलाना, ताकि हमारा चेतन मन दूसरी जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके। ये बहुत कुशल सिस्टम है, लेकिन समस्या तब होती है जब इसका ऑटो पायलट हमें गलत दिशा में ले जा रहा हो। बचपन में बार बार सुनी गई बातें, जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या तुम हमेशा बीमार पड़ जाते हो, या तुमसे ये काम नहीं होगा, ये सब बातें सीधे हमारे अवचेतन मन में एक प्रोग्राम की तरह इंस्टॉल हो जाती हैं। और स्रोत का सबसे खतरनाक नियम यही है, अवचेतन मन को अच्छे या बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी बात भावना और दोहराव के साथ उस तक पहुंचाई जाती है, वो उसे सच मानकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। अगर कोई लगातार महसूस करे कि मेरी किस्मत ही खराब है तो उसका अवचेतन मन अनजाने में ऐसे ही फैसले लेने लगेगा जो इस बात को सही साबित करें। हाँ, और यहाँ भावना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होता। जब किसी विचार के साथ डर, गुस्सा या फिर भरोसे जैसी कोई गहरी भावना जुड़ जाती है, तब वो एक मजबूत प्रोग्राम बन जाता है। यही वजह है कि सिर्फ सुबह उठकर कहना मैं अमीर हूँ काम नहीं करता, जब तक कि आप भीतर से उस बात को महसूस ना करें। तो क्या इस प्रोग्राम को बदला जा सकता है? एक बार जो बचपन में इंस्टॉल हो गया, क्या उसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है? श्योत एता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती या तर्क से नहीं। आप अपने अवचेतन मन से बहस नहीं कर सकते। उसे बदलने का तरीका है नया अनुभव और लगातार दोहराव। इसे ही न्यूरल कंडीशनिंग कहा गया है। इसका मतलब है कि जब हम एक ही विचार या भावना को बार बार दोहराते हैं, तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं। बार बार ऐसा होने से उनके बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में एक ही रास्ते पर बार बार चलने से एक पक्की पगडंडी बन जाती है। अच्छा, तो हम दिमाग में सचमुच एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। पुरानी नकारात्मक सोच की पगडंडी को छोड़कर हमें जानबूझकर एक नई सकारात्मक पगडंडी बनानी और इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये मैं तो ऐसा ही हूं वाली सोच को सीधा चैलेंज करता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। हर सोच हमारे शरीर में एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करती है। ये एक पूरा चक्र है जिसे स्रोत में समझाया गया है। सोच सीधे परिणाम नहीं लाती। सोच सबसे पहले हमारा ध्यान यानी फोकस बदलती है। हमारा ध्यान ये तय करता है कि हम दुनिया में किन चीजों और मौकों को देखेंगे। बदला हुआ ध्यान हमारे फैसले बदलता है, और लगातार लिए गए फैसले हमारी आदत बन जाते हैं, और आदतें ही आखिर में हमें परिणाम देती हैं। तो पूरा चक्र है, सोच, फिर ध्यान, फिर फैसला, फिर आदत और अंत में परिणाम। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस चक्र में सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा है? कहां पर आकर लोग सबसे ज्यादा अटकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज आता है ध्यान को फैसले में बदलने पर, क्योंकि हमारा दिमाग पुरानी आदतों में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, भले ही वे आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हों। एक नया फैसला लेने का मतलब है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और इसमें दिमाग को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए वो विरोध करता है। यहीं पर इच्छा शक्ति और लगातार अभ्यास की जरूरत पड़ती है, ताकि नया फैसला धीरे धीरे आदत बन जाए। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में क्या करें? जब कोई नकारात्मक विचार, कोई डर या चिंता दिमाग में आए, तो उस पल में क्या किया जाए? उससे लड़ें? स्रोत के अनुसार लड़ना सबसे बड़ी गलती है। नकारात्मक सोच कोई दुश्मन नहीं है, ये दिमाग का एक सीखा हुआ पैटर्न है। हमारे दिमाग का मुख्य काम हमें जिंदा और सुरक्षित रखना है। इसीलिए उसमें एक नेगेटिविटी बायस होता है। वो खतरों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। समस्या तब होती है जब ये हम पर हावी हो जाता है। तो फिर तरीका क्या है? तरीका लड़ना नहीं, बल्कि दिशा बदलना है। स्रोत में एक बहुत ही सरल तकनीक बताई गई है। जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे दबाने या उससे लड़ने के बजाय बस उसे एक दर्शक की तरह देखें और पहचानें। अपने आप से कहें, ओके, मेरे दिमाग में अभी ये विचार चल रहा है,
इस तरह आप उस विचार से अपनी पहचान अलग कर लेते हैं। आप ये कहते हैं, ये मेरी सोच है लेकिन ये मैं नहीं हूं। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन बहुत शक्तिशाली लगता है, विचार को खुद से अलग कर देना। बिल्कुल। और इसके बाद धीरे से अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर ले जाएं जो आपको बेहतर महसूस कराती हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी याद, कोई गाना, या बस अपनी सांसों पर ध्यान देना। आप दिमाग को जबरदस्ती चुप नहीं करा रहे, आप उसे बस एक नया और बेहतर अनुभव दे रहे हैं। और दिमाग हमेशा अनुभव से ही सीखता है। ये दिमाग के साथ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक कला है, उसे धीरे धीरे गाइड करने की। मैं समझ सकता हूं कि ये तकनीक सेहत और मन की शांति के लिए कैसे काम कर सकती है, लेकिन स्रोत में एक और बड़ा दावा किया गया है कि यही सिद्धांत हमारी आर्थिक स्थिति पर भी लागू होता है। ये पचाना थोड़ा मुश्किल है। पैसा तो बाहरी चीज है, वो हमारी सोच से कैसे कंट्रोल हो सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा गहरा है, लेकिन उतना ही लॉजिकल भी है। स्रोत कहता है कि पैसा या सफलता पहले हमारे भीतर तय होती है, फिर बाहर की दुनिया में दिखाई देती है। यहाँ पर भीतरी अनुमति यानी इनर परमिशन का कॉन्सेप्ट आता है। अगर किसी के अवचेतन मन में ये विश्वास गहराई से बैठा हुआ है कि मैं ज्यादा पैसे के लायक नहीं हूं या अमीर लोग अच्छे नहीं होते, तो क्या होगा? तो वो शायद अनजाने में ही ऐसे मौके गवा देगा जो उसे अमीर बना सकते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत में एक सेल्स पर्सन का उदाहरण है जिसका अवचेतन विश्वास था कि वो महीने में सिर्फ 1 लाख रुपए ही कमा सकता है। ये उसकी वित्तीय थर्मोस्टेट की सेटिंग थी। जैसे ही उसकी कमाई उस आंकड़े के पास पहुंचती, वो अनजाने में बड़े क्लाइंट्स को फॉलोअप करना बंद कर देता। मीटिंग्स में उसका आत्मविश्वास कम हो जाता, या वो कोई ऐसी गलती कर देता जिससे डील कैंसिल हो जाए। बाहर से देखने पर ये बुरी किस्मत लगेगी, लेकिन असल में ये उसकी भीतरी प्रोग्रामिंग थी जो उसे उसके कंफर्ट जोन में वापस खींच रही थी। वाह! तो गरीबी और अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग मानसिक भाषाएं हैं, 2 अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक मानसिकता कहती है सुरक्षित रहो, ज्यादा रिस्क मत लो। दूसरी मानसिकता कहती है सीखते हुए आगे बढ़ो, गलतियां विकास का हिस्सा हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसलिए सफलता का असली रहस्य है खुद को सफल होने की अनुमति देना। जब कोई नया अवसर आता है तो एक मानसिकता कहती है ये मेरे लिए नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, जबकि दूसरी मानसिकता पूछती है मैं इसे कैसे संभव बना सकता हूँ, मुझे क्या सीखने की जरूरत है। जब मैं सीख सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ और मैं इसके लायक हूँ, ये अनुमति अवचेतन मन तक पहुँच जाती है, तो हमारे फैसले और आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। हम उन मौकों को देखने लगते हैं जो पहले हमें दिखाई ही नहीं देते थे। तो आज की ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है। हमारे भीतर की दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को कितना और कैसे प्रभावित करती है? इन स्रोतों के अनुसार ये असर सतही नहीं बल्कि बहुत गहरा है। हमारी सोच, हमारे गहरे विश्वास और हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हमारी सेहत से लेकर हमारी सफलता तक हर चीज की नींव रखती है। स्रोत का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, शरीर और ब्रह्मांड हमारे शब्दों को नहीं सुनते, वो हमारे लगातार महसूस की जाने वाली भावनाओं को सुनते हैं। आप दिन भर कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूं, लेकिन अगर भीतर बीमारी का डर है तो शरीर और आपके फैसले डर पर ही प्रतिक्रिया देंगे। और अंत में एक विचार, अगर हमारी व्यक्तिगत सोच और भावनाएं हमारी अपनी हकीकत को इस हद तक बना सकती हैं, तो क्या एक समाज या एक देश की सामूहिक सोच और सामूहिक भावनाएं उस समाज की सामूहिक हकीकत को भी आकार दे सकती हैं? इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं।